हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लाया हूँ। आईआईटी एडवांस ने इसको बोनस कर दिया। उनको बोनस करना भी चाहिए था, बट यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन और उनका बोनस करने का रीजन ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आप आईआईटी एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ला दिया जाए कि आंसर ऐसे आएगा, हो गया, ये नहीं है। इस क्वेश्चन की जो एनालिसिस है ना, वो बहुत तगड़ी है। और कौन कौन से क्वेश्चन है जो अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसकी एनालिसिस में जाएंगे ना तो आपको लगेगा। और उसके जो सब पार्ट हैं वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीजें तो मैं आपको बता दूं, उसके बाद उन सारे क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, कि अपने टीचर से आप क्या क्या पूछ सकते हो। तो सबसे पहले तो ये लाइंस आप एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए, मॉडिफाइड फ्रॉम आई ओ ए को बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। भाई इंटरनेशनल ओलंपियाड का क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का। उससे उन्होंने मॉडिफाई किया है बेसिकली, या यूं कहूँ तो कॉपी पेस्ट किया है बेसिकली। तो इस स्क्रीन पे आई थिंक आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। और मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ पहले। एक मास एक्सप्लेन करने से पहले पहले तुम पॉइंट्स पे आओ। आप पढ़ लीजिए, आप समझ गए होंगे। बोनस ड्यू टू द नेगेटिव साइन वाली, बाकी कोई रीजंस नहीं है। कोई अगर दूसरा रीजन बताता है तो बिल्कुल गलत बता रहा है। एंड आफ्टर दैट डीप एनालिसिस 2025। दिस इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योर टीचर्स फॉर अ डीप एनालिसिस। इफ यू ओनली वांट आंसर देन यूज एएमसी, बट इफ यू वांट टू डीप एनालिसिस देन यू शुड आस्क। आपको क्या क्या पूछना चाहिए? व्हाट इज द पाथ followed by M2 mass after detach DM2? If it's spiral, then proof mathematically. What is the path followed by DM2 mass? If flat ellipse, then proof mathematically. और अगर कुछ और पाथ को फॉलोड कर रहा है तो बताइए किस पाथ को फॉलोड कर रहा है। साथ में आप इसमें भी पूछ सकते हैं कि अगर वो किसी और पाथ को फॉलोड किया तो फिर उसी इलिप्स में क्यों नहीं घुमा। क्या रीजन था कि वो पार्टिकल DM2 M1 मास में आके मिल गया? क्या रीजन है? क्यों नहीं वो अदर सैटेलाइट के जैसे ही किसी न किसी इलिप्स के अंदर घूम रहा है? वो DM2 मास कैसे M1 में आ गया? इफ मास DM2 डिक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली, देन मास ऑफ M1 इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली, देन दिस इज क्लियर बाय एमसी इक्वेशंस। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की क्वेश्चन जब तुम लिखोगे ना, अभी मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, तो उसमें ये लिखा जाएगा। देखो M1 M2 घट गया, M1 बढ़ गया। वो आप इंस्टेंटेनियसली कर रहे हो, M2 घटा है, M1 बढ़ा। इतना जल्दी, इतना जल्दी में DM2 मास के साथ क्या हुआ होगा? If it is correct, then explain speed of DM2 and its path that explain the above equation. अगर आप कह रहे हो कि इंस्टेंटेनियसली घट रही है घटना, इधर से मास घटा तुरंत इसमें आ गया, जबकि डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और इतनी जल्दी आ गया, इतनी जल्दी आने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो फिर उसका पाथ कैसे है? हालांकि ये चीज इसी में भी क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इज वैलिड फॉर द डीटी इंटरवल? ये जो DM2 का निकलना है ये विद इन डीटी इंटरवल हो रहा है क्या? घंटे में DM2 निकल रहा है क्या? नहीं, DM2 कंटिन्यूसली इंक्रीज निकल रहा है। DM2 जो है M2 से कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो इज LMC इज वैलिड, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड? इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन इंपल्सिव? क्या वो नॉन इंपल्सिव है? अगर नॉन इंपल्सिव है तो क्या LMC लगना चाहिए ड्यूरिंग इंटरवल? व्हाट इज द कॉज ऑफ DM2 डीअटैचमेंट? डीअटैच डीअटैचमेंट क्या कॉज है उसके डीअटैच होने का? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें ना एक क्वेश्चन आप सेवेंथ और भी यूज कर सकते हो इसमें। और 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 इफ अदर पाथ इफ अदर पाथ
then why not in elliptical motion and doesn't collide with in elliptical in ellipse and not collide with m1? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए अपने टीचर से। चलिए सबसे पहले अब इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको वापिस इस क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ और आपको सही में इस क्वेश्चन पे आऊँ इसके पहले भी, पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं आपको ये इंडियन ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी ये भी वाला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने जो कॉपी किया ना ये क्वेश्चन कहाँ पे, ये क्वेश्चन है बेसिकली, दिस इज द क्वेश्चन। बाइनरी सिस्टम m1 m2 मास जो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट 20 क्यूरी डी है वो ऐसे घूम रहा है। ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का क्वेश्चन है, 2007 का क्वेश्चन है। और इसमें भी वही लिखा गया, देखिए अ बाइनरी स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस t। m1 m2 are revolving with angular velocity omega in circular orbit about their common center of mass. Mass is continuously being transferred from one star to other. एकदम सेम क्वेश्चन है। This transfer of mass cause their orbital period and their separation to change slowly with the time. Slowly with the time. In order to simplify the analysis, we'll assume the star are like the point particles and that affect the rotational about their own axis are negligible. तो खुद के ओन एक्सिस के अबाउट जो अफेक्ट है उसको नेगलेक्ट कर रहा है। व्हाट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम? फाइंड, देखिएगा बी पार्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड डिस्टेंस डी इन द टाइम ड्यूरेशन कैपिटल डी टी। a mass transfer between the two star result in the change of d m1 to star m1 and the quantity dw in terms of w m1 m2 इतना। in certain binary system orbitals itna itna, in which direction the mass flowing from m1 to m2 m1 to m1, find also the value of d of small d upon d of t in unit per year। ठीक है, एक्चुअल में यही क्वेश्चन है जो IIT एडवांस ने पूछ रखी है कि एंगुलर मोमेंटम सोल्यूशन है उस क्वेश्चन का, आपने यहाँ देखा ये पार्ट। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन को सोल्यूशन दिया, यहाँ पे दे भी रखा है। और देखिए उन्होंने एंगुलर मोमेंटम निकाला है, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है। इसका मतलब इसके अलावा कहीं भी कुछ भी आपको बताया जा रहा वो सब तो गलत है, आपने देख लिया। तो कुल मिला के मैं बता रहा हूँ कि कई जगहों पे अगर आपको ये दिखाया जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा, 100% रॉन्ग, गलत है, वो आपको भी लग रहा है गलत। पर ठीक है, अभी तो पॉइंट्स हम आए ही नहीं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, और इसकी एनालिसिस हम लोग एक डीप लेवल पे करेंगे। आपको लगेगा कि अगर आप रुक के देखोगे तो आपको लगेगा कि सही में है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर अगर अंदर की चीज पूछ देता ना तो पावरफुल क्वेश्चन है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार क्वेश्चन है, ये मतलब है। तभी तो एस्ट्रोनॉमी में अगर आया है, वो भी इंटरनेशनल ओलंपियाड के एस्ट्रोनॉमी में आया है, तो फिर कुछ तो क्वेश्चन में खास बात होगी। तो उसके अंदर जो डीप है टर्म्स, वो जो इंसाइट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक m2 मास है और एक m1 मास है, और ये दोनों ही अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बाइनरी स्टार सिस्टम की तरफ से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में मेंशन है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। जब भी ऐसा लिख दिया, इसका मतलब कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास m1 के ही ऊपर है, बेसिकली m1 के ऊपर है, दैट मींस m1 इज इन रेस्ट अकॉर्डिंग टू इन आवर क्वेश्चन, क्योंकि m1 इज वेरी वेरी हाई,
मतलब जैसे धरती है और एक सैटेलाइट है, तो कोई पूछे उन दोनों का सेंटर मास कहाँ पे है, धरती पे ही है, धरती को रेस्ट में आप मानते हैं, वैसे ही आप इसको भी रेस्ट में मान सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पूरा पूरा सिस्टम, अगर हम ज़्यादा बेटर वे में जाएं तो मैं कहूँगा कि पूरा पूरा सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के बहुत मोशन कर रहा है। तो अपने सेंटर ऑफ मास, हालांकि ये मैं मान लिया, ये सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, तो ये इतने रेडियस पे घूमेगा और ये इतने रेडियस पे घूमेगा। बट ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ r1, और r1 इज अप्रोचिंग 0। और ये जो डिस्टेंस है ये r2 है आपका, और r2 इज अप्रोचेस स्मॉलर, जहाँ स्मॉलर क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी है। ठीक है, ये दूरी है। क्वेश्चन करे कि जो m2 है ये इससे मास डी अटैच हो रहा है, डी अटैच हो रहा है, इससे मास डिटैच हो रहा है, डी अटैच कर, डिटैच हो रहा है, इससे मास अगर डिटैच हो रहा है m2 से, तो फिर m1 पे आ रहा है। तो बताइए कि इनकी बीच का जो डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब पढ़ के देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे दिखेगा, consider star of mass m2 is revolving in circular orbit around another star of mass m1 kg. m1 is greater than m2. The heavier star slowly acquire mass from the lighter star at constant rate gamma kg per second. In this transfer, there is no other loss of mass. If the separation between the center of star is smaller, then the relative rate of change of 1 upon r dr by dt is given by, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इनमें से कौन सा होल्ड करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये वैल्यू पॉजिटिव आती है और चारों ऑप्शन में नेगेटिव साइन है, इसके वजह से आईटी को बोनस करना पड़ गया, बाकी कोई रीजंस नहीं था। चलिए, सबसे पहले मैं आपका ज़्यादा दिमाग टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके होंगे और आपके टीचर्स ने आपको जरूर बताया होगा कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं। एमसी लगा दिया होगा, आंसर निकाल दिया होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी एनालिसिस भी की होगी आपके सामने, बट मैं आपके सामने एक और एनालिसिस रख रहा हूँ, ठीक है, जो हो सकता है कि सेम मैच भी कर रहा हो। ओके, तो मैंने इसको इस तरीके से दिखा दिया, तो उसको आप वैसे ही मान के चलिएगा। अब देखिए, अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, कांस्टेंट है 0, ये बनेगा m1, m2 इंस टू आर का डिफ्रेंशिएशन, m2 आर का पावर 1/2 इंस टू m2 का डिफ्रेंशिएशन माइनस dm2 बाई dt, जो कि माइनस ये बनेगा न्यू, मतलब न्यू जैसा दिखा दिया, ये न्यू जैसा वही है, प्लस m2 इंस टू इसका डिफ्रेंशिएशन, m2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 आर का पावर हाफ dr बाई dt बनेगा, प्लस अब दिस फंक्शन इंटू दिस का डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट मेथड फॉर डिफ्रेंशिएशन यूज कर रहा हूँ, तो m2 इंस टू आर का पावर 1/2 इंस टू m1 का डिफ्रेंशिएशन, m1 का मास इंक्रीज कर रहा है, मैंने न्यू लिख लिया, क्योंकि m1 का जो मास होगा वो इंक्रीज करेगा और उसका रेट क्या होगा, न्यू, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे आने दीजिए, इस m1 को मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, तो m1 और ये जो r/2 है ना, माइनस r/2, इसको इधर डिवाइड कर दिया, अब फिर इसको इसके नीचे डिवाइड किया, ठीक है। आई थिंक इस r/2, इस हाफ को हमें ना बेसिकली आर में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया कि इस r/2 को डिवाइड कर दिया, इस r/2 को पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड कर दिया, तो जब इससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ का टर्म r/2 हट जाएगा, क्योंकि ये भी 1/r/2 हट जाएगा, तो बनेगा m1 माइनस साइन न्यू, जो कि गामा है बेसिकली, यहाँ से आएगा m2, और ये वाला m1 भी यहाँ पे आएगा, इंच टू हाफ, और ये आर का 1/2 इधर इधर आएगा, तो इस माइनस के साथ नीचे आ जाएगा और dr बाई dt बना रहेगा, और ये बन गया m2 इंच टू, यहाँ से हटेगा, ये बन गया इतना। अब इस पूरे में देखिए, ये दिया हुआ है m2 इंच टू न्यू, ये है माइनस m1 इंच टू न्यू, बट m1 का मास m2 से बहुत ज़्यादा है। नाउ यू कैन नेग्लेक्ट दिस क्वांटिटी, नेग्लेक्ट दिस क्वांटिटी। अब इसको थोड़ा समझते हैं क्या, ये m2 इंच टू न्यू लिखा हो ना, m2 इंच टू न्यू, m2 इंच टू न्यू, बेसिकली m2 इंच टू न्यू यहाँ पाया है, m2 इंच टू m1 का डिफरेंशिएशन है, बेसिकली न्यू इज व्हाट, m1 का डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि m1 का मास इतना ज़्यादा है कि उसमें अगर थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो कोई खास असर पड़ने वाला नहीं, तो इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ से, जैसे नेग्लेक्ट किया इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो आपने देख लिया, यही उन्होंने पूछ रखा है कि बताइए कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि दोनों का बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है,
ठीक है, अब सारा क्वेश्चन यहीं से राइज हो जाता है कि दोनों की बीच इंक्रीज कर रही है, बट आईटी ने आंसर दिया नेगेटिव, इसलिए आईटी ने बोनस कर दिया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमारे क्वेश्चन का आता है। यहाँ तक तो वही क्वेश्चन है जो आपको नॉर्मली बताया जा रहा है कि कैसे आंसर क्या है बस, बट इसके बाद हमारी एनालिसिस शुरू होती है। हाँ, ये अलग है कि इस चीज़ का यूज हम अपने एनालिसिस के अंदर करेंगे। ये जो कह रहा है ये क्या कह रहा है, इससे अदर इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है। अच्छा, किसी ने कहा देखिए हियर सम कंक्लूजन फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, फर्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ ये लिख रहा हूँ 1/r dr/dt प्लस 2 न्यू अपान m2 या 2 गामा अपान m2। सेकेंड m1 प्लस m2 का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी हो जाए। सिंस ओमेगा बराबर रूट जी m1 प्लस m2 बाई आर क्यू, टेंशियल वेलोसिटी क्या होगी आर ओमेगा। क्यों? कि हर वक्त जो m2 है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन पे है, स्पायरल है। अभी स्पायरल का रीजन बताऊंगा मैं आपको। बट अगर उसका रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है ऐसे, अगर उसका रेडियस कोई कह रहा है कि बढ़ रहा है, द रीजन्स दिस इज पॉजिटिव, तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव, दैट मीन्स m2 का जो रेडियस है ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ऐसे इंक्रीज कर, दिस इज द स्पायरल, स्पायरल है। बट इस स्पायरल मोशन भी ऑलमोस्ट सर्कुलर ही मोशन है, ऑलमोस्ट सर्कुलर ही मोशन है, क्योंकि जो मास है ना वो बहुत अमाउंट में निकल रहा है, निकल तो रहा है बट वो स्लोली निकल रहा है, जिसके वजह से इस पाथ में बहुत तेजी से बहुत बड़ा कर्व, रेडियस कर्वेचर बहुत तेज बेंड नहीं कर रहा है, बहुत तेज चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए हम लगभग सर्कुलर मोशन मान लेते हैं। और सर्कुलर मोशन मान लिया तो टेंशियल वेलोसिटी क्या होगी आर ओमेगा, सर्कुलर मोशन की टेंशियल वेलोसिटी इज आर ओमेगा। तो यहाँ से आ गया आर और ओमेगा की वैल्यू, आर ओमेगा इज नथिंग बट आर की वैल्यू प्लस की ओमेगा की वैल्यू ये प्लस कर दिया, आ गया इसके बराबर। इट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये m2 मास का ऑर्बिटल वेलोसिटी है, एक तरह से कह सकते हो इसको। और r इंक्रीज कर रहा है, उससे टेंशियल वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, ये भी आपको समझ में आ रहा है कि इफ m1 प्लस m2 इज कांस्टेंट, इफ r इज इंक्रीजिंग b2 डिक्रीजिंग। मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया ना, m1 प्लस m2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, और कैसे डिफरेंशिएट किया, लॉग लेके, इधर भी लॉग ले लिया इधर भी लॉग ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया ताकि मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाए। तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर हो गया। अब यहाँ से भी मैं इधर भेज दिया तो ये वैल्यू इतनी आ गई, ये आपने देख लिया। इस चीज़ को मुझे याद रखना कि कहीं भी मुझे डेल भी बाई डी टी की जरूरत पड़े तो उसमें लिखूंगा -2 म्यू न्यू वी टी अपान m2। अब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है बट इधर माइनस साइन, तो पूरी नेगेटिव हो गई, दैट मीन्स टेंशियल स्पीड घट रही है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो m2 मास है, जो मास को डिटैच कर रहा है, dm2 से निकल रहा है, तो dm2 को निकलते ही m2 की स्पीड डिक्रीज कर जा रही है। ये एक्सप्रेशन ही बता रहा है। मैं लिखा यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आप समझ सकते हो कि पूरा सिस्टम है, तो पूरे सिस्टम में जितनी भी फोर्सेज है सब सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। अगर सारे के सारे फोर्सेज सेंटर, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है बेसिकली, और तो कोई फोर्स है नहीं, और सारे के सारे इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस या सेंटर ऑफ मास पॉइंट इज कंजर्व। ठीक है, एक्सिस को या पॉइंट को बात एक है, क्यों? क्योंकि मोशन प्लेनर है, प्लेनर है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट बोलो या एक्सिस के अबाउट, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब आपको बताया गया होगा कि इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। म्यू क्या है? रिड्यूस मास है इस पूरे सिस्टम का, आपने लिख लिया m1 m2 अपान m1 प्लस m2 आर का स्क्वायर। ओमेगा आपको बाइनरी स्टार सिस्टम में पढ़ाया गया होगा, ये होता है रूट जी स्मॉल m प्लस m2 अपान आर क्यू। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने पेश कर दी। अब यहाँ से देखो इस पूरे टर्म्स में एक g का टर्म्स बचा, m1 प्लस m2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि टोटल मास तो हमेशा कंजर्व रहेगी, तो मैं एक यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, और m1 m2 आने दिया, r का पावर 3 1/2 स्क्वायर 1/2 आएगा, और m1 प्लस m2 इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, g इज आल्सो कांस्टेंट, तो c की तरफ लिख दिया। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व है, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और एक सिंपल सी रीजन है, पूरे सिस्टम का क्या मास चेंज हो रहा है? नहीं। अगर पूरे सिस्टम का मास नहीं चेंज हो रहा है तो उसको आप dl/dt को 0 कर सकते हैं आराम से, और जैसे 0 करेंगे, 0 लिखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम लोग मोमेंटम का सिस्टम पे लगाते हैं, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 है किसी पॉइंट के बाद, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। हमने सिस्टम जो m1 m2 का सिस्टम है, ठीक है, इसका टोटल मास पहले से कांस्टेंट है और बाद में भी कांस्टेंट रहेगा। एल
हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास अबाउट टॉक 0 है। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद हम इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। अब इसमें पूरी तरीके से एक बात ध्यान रखिएगा, वो ये देने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे है -m1 इंटू, अच्छा ये जो न्यू मैंने लिखा है ना, न्यू बेसिकली वही गामा है। किस रेट से मास डिक्रीज कर रहा है, बेसिकली वही गामा है। क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने में क्या आएगा, देखिए सी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये बनेगा m1। m1 मतलब प्रोडक्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, m1 आएगा, फिर m2 इस टू आर का डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा r का पावर 1/2 और m2 का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dm2/dt, जो कि माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस न्यू कर दिया। उन्होंने दे रखा है dm2/dt की जो वैल्यू है, बेसिकली उन्होंने गामा लिखा है, गामा माइनस गामा होगा, ठीक है, बट उसको मैं कई जगहों पे अपने एक्सप्रेशन में न्यू की जैसे लिख लिया ऐसे। तो आप मान लीजिएगा कि मैंने वही लिखा है। थिंक इसको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, तो इसको मैंने इधर लिख दिया। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि इस क्वेश्चन को ना आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे कि m1 एक अर्थ है और m2 उसका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है या रॉकेट है, जो कि उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और सैटेलाइट का मास बहुत कम है, और वो अपने अंदर से कुछ मास को एजेक्ट कर रहा है। तो आप इतना तो कह सकते हो, अगर अर्थ का प्रेस्ट मान रहे हो तो उसके सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अर्थ के सेंटर के अबाउट कंजर्व रहेगा। ये क्वेश्चन वैसे ही है, ऐसा ही है एक तरह से। तो सिंस m2 इज लेस देन m1, यू कैन ऑल्सो कंजर्व ओनली द mc ऑफ m2। अगर m1 का मास बहुत ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ m1 के सेंटर ऑफ मास के अबाउट बेसिकली आप कंजर्व करवा सकते हो। मुझे इसमें कोई इशूज नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि नहीं वहाँ पे ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं ऐसा है? जब कह रहे हो कि m1 का मास m2 से ज़्यादा है, तो फिर अर्थ का मास सेटेलाइट से तो इसमें कंपेयर करने में क्या जाता है, ये तो एक ही जैसी है। और अर्थ वाले केस में आप कंजर्वेशन नहीं कराते हो, कराते हो, तो फिर यहाँ करा दोगे तो क्या हो जाएगा? ओके ओके, तो आप, मैंने कहा कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए m1 के चारों तरफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर आप ऐसे इक्वेशंस लिखते हैं ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इसके एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट इतना हो गया। डी डिटैच होने के बाद dm2 का मास मैंने v1 मान लिया, क्योंकि हम श्योर थोड़ी है कि उसके मास वेलोसिटी कितनी होगी। आप कहेंगे नहीं डिटैच होने के बाद उसकी वेलोसिटी भी रहेगी, क्यों रहेगी भी भाई? कुछ भी हो सकती है, आपके पास रीजन है तो उसको v1 मान लो ना, क्या जाता है v1 मानने में, कुछ अनर्थ थोड़ी हो जाएगा, मान लो v1। या तो गारंटी के साथ कहोगे नहीं भी रहेगी, भी रहेगी, क्यों भी रहेगी? बताओ प्रूफ करके भी क्यों रहेगी। तो नहीं पता तो v1 मानो। फिर इसके एंगुलर मोमेंटम मैंने इसके अबाउट लिखा, फिर इसके पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट लिखा, लिख दिया। अगर मैं इस r से डिवाइड कर दूं इस पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को, अभी इसको मैं समझाता हूँ, पूरे एक्सप्रेशन को मैं r से डिवाइड कर दूं, r से, तो हो जाएगा 1 प्लस डी आर अपन आर, और यहाँ से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है और ये सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है, फाइनल लीनियर मोमेंटम, दैट इज कंजर्व, क्योंकि डी आर बाई आर जीरो अप्रोच कर रहा है। तो एक्चुअली में ये कहने की कोशिश कर रहा है एंगुलर मोमेंटम ही बता रहा है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, एक तरफ से देखिए तो भाई डी टी इंटरवल है ना। व्हाट अबाउट द डी टी इंटरवल? डी टी इंटरवल में तो हर चीज़ कंजर्व रहती है सिस्टम पे, क्योंकि अगर बाहर की चीज़ें हैं, अगर वो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज हैं, तो फिर कंजर्वेशन लगना चाहिए, तो है। बट ठीक है, ओके। अब यहाँ मैं एक लाइन लिखा हूँ, इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल dt the LMC also conserved of the system m2 minus dm2 and dm2। तो टाइम इंटरवल इतना कम है कि आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। और एक चीज से बता रहा आपको, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्वेश्चन में कही कि सर फोर्स के परपेंडिकुलर या फोर्स के डायरेक्शन में, यार मुझे तो, मैं बता रहा था ना, दोनों में करा सकते हो। उसका कारण एक चीज है भाई, धरती है, अगर मैं कहूँ कि धरती से आपने ने यहाँ से एक पत्थर फेंका, एक सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, तो सैटेलाइट के अंदर अगर कुछ घटना घटी, कुछ घटना घटी, अभी समझे घटना क्यों घटी, इसका भी कारण बताऊंगा। तो कम से कम इस फोर्स के, ये तो बता ही सकते हो कि इस फोर्स के परपेंडिकुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, इस फोर्स के परपेंडिकुलर कंजर्व होगा ही। बट इस डायरेक्शन में क्यों, अभी आपको समझ में आएगा, बताऊंगा, उसको भी गारंटी के साथ बताऊंगा ऐसा क्यों होगा। तो ये फोर्स बेसिकली इसके परपेंडिकुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, वेट करिएगा, मैं ये प्रूफ करूंगा कि इधर भी कंजर्व होगा। क्यों कंजर्व होगा, उसका कारण भी वही है कि m1 m2 से निकालना और m1 पे इतना जल्दी पहुंच जाना, ऐसा कैसे?
कुछ ना कुछ तो हो रहा है इस M2 के अंदर। तो इस रिडक्शन के मोमेंटम कंजर्व इसमें तो आई थिंक आपको कष्ट नहीं होना चाहिए dt इंटरवल में, भाई जो पहले वही बाद में है, तो मोमेंटम थोड़ा भी कंजर्व, तो मैंने कंजर्वेशन लगा दिया। LMC इंटर इनिशियल रिडक्शन कंजर्व किया, कहा कि पहले M2 का जो वेलोसिटी थी v थी, और dm2 को डिटैच होने के बाद M2 माइनस dm मास हो गया वेलोसिटी उसकी। अच्छा 1 सेकेंड, मैंने यही लिखा है, मतलब ये टोटल मास का सम देखो क्या है, M2 है, माइनस dm2 और dm2 M2। तो पहले डिटैच होने के पहले M2 माइनस dm2 की वेलोसिटी भी और dm2 की वेलोसिटी भी है। अब जब dm2 डिटैच हो जाता है तो M2 माइनस dm2 की वेलोसिटी बढ़ के भी माइनस dv हो जाती है, घट जाती है लेट। अब क्या फर्क पड़ता है, मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो dm2 यहाँ पे आ गया, इसका मास इतना लिख दिया, मास हटा दो, और इसकी वेलोसिटी v माइनस dv। और देखिए, और ये क्यों माइनस लिखा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जब एक्सप्रेशन में ऑलरेडी मैं लिख रखा हूँ कि वेलोसिटी घट रही है, dv बाई dt आया था यहाँ पे, देखो माइनस साइन, वेलोसिटी घट रही है तो घट रही है तो घटना मान लो, क्या फर्क पड़ता है आपको। तो v माइनस dv लिख लिया, और dm2 की वेलोसिटी मैंने v1 मान लिया, नई वेलोसिटी, जो कि नॉर्मली हर जगह पे आप देख रहे हो, लोग कह रहे हैं कि नहीं dm2 डिटैच होगा विद द सेम वेलोसिटी v से। अरे डिटैच सेम वेलोसिटी से होगा तो मुझे ये बताओ ना कि सेम वेलोसिटी से डिटैच हुआ तो एक सैटेलाइट की तरह से एमोन के चारों तरफ क्यों नहीं घूम रहा है, कैसे चला गया एमोन के पास, बताइए बताइए। दूसरी चीज, अगर ये सेम वेलोसिटी से डिटैच हुआ तो उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो गई, ऊपर वाले की, चाहे इसकी वेलोसिटी क्यों चेंज हो गई। तो वैसे ही है, पढ़े होंगे रॉक कार्ट वाला सेंटर ऑफ मास में, कि अगर एक कार्ट में ऐसे रख दो, कार्ट भी वेलोसिटी से जा रहा है, और उससे अगर एक क्या चीज बाहर गिर रहा है, सैंड बाहर कर गिर रहा है, क्या कार्ट की वेलोसिटी बढ़ने लगती है क्या, नहीं बढ़ने लगती है, जब तक थ्रस्ट नहीं आएगा तब तक नहीं बढ़ेगी। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो ना कि डिटैच होगी सेम वेलोसिटी से, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, अब ये तो खैर बात की बात है, इतना तो पता है ना कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। आप v1 मान लो वेरिएबल, सॉल्व करो कि देखो अगर सेम आ गया तो मैं मान लूंगा सेम आ गया, नहीं सेम आया तो आपको भी मानना पड़ेगा भाई। तो मैंने dm2 की वेलोसिटी v1 मान ली, लगा दिया इस पे मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे मैंने टेंजेंशियल फोर्स के परपेंडिकुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाई ना, देखिए आप भी लगा कर देखिएगा, ये बन गया M2 भी, ये बन गया इतना, ये बन गया इतना, फिर ये जीरो क्योंकि M2 भी इसको कैंसिल करेगा, फिर ये वाला बनेगा M2 इंच टू माइनस डी, फिर ये बनेगा माइनस dm2 इंच टू भी, और इस dm2 का db के साथ कैंसिल कर दिया क्योंकि वो मल्टीपल इससे बहुत कम होगा, और ये आ गया dm2 v1। अब एक सी देखिए dt से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया माइनस M2 dv बाई dt, ये बनेगा माइनस dm2 बाई dt, ये बन गया v, ये बन गया dm2 बाई dt इंच टू v1। v1 यही वाली वेलोसिटी है। अब इसको जीरो रहने दिया, अब मैंने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो बन गया M2 इंटू डी बाई डी टी, और डी बाई डी टी माइनस साइन के साथ है 2 न्यू भी अपन M2। देखिए डी बाई डी टी को अभी हमने लिखा था यहाँ पे माइनस 2 न्यू वी टी अपन M2, वी टी ही बेसिकली टेंशियल वेलोसिटी, दैट इज भी। तो मैंने इसको इधर भेजा, ये पूरा प्लस हो जाएगा, लेकिन इसके माइनस होने की वजह से पूरी क्वांटिटी माइनस हो गई, बराबर। इसको मैंने भी लिखा, ये भी है, और ये dm2 का मास घट रहा है तो मैंने प्लस न्यू कर दिया क्योंकि माइनस साइन है, और इसको मैं लिख लिया माइनस dm2 बाई dt अगेन न्यू v1। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने अटेम्प्ट किया, जब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया ना, देखिए ये बन गया क्या 2v, और ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये M2 से M2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया माइनस 2 म्यू। 1 सेकेंड, अच्छा सही तो है, ये M2 कटेगा, ये बनेगा माइनस, अब म्यू से म्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बनेगा माइनस 2v, माइनस 2v, यह आ गया v माइनस v1, v माइनस v1, इससे v1 3v आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो dm2 मास डिअटैच हो रहा ना, उसकी वेलोसिटी अगर पहले v थी तो डिटैच होने के बाद उसकी वेलोसिटी 3v हो जाती है, और ऐसा होना ही चाहिए, उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए,
तभी जाके आप कहोगे कि m2 की वेलोसिटी मतलब m2 माइनस dm2, या यूं कहूँ तो m2 की वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है उसको डिक्रीज करने का, और डिक्रीज होना गारंटी के साथ है। तो आ गया 3b की वेलोसिटी। चलिए, अब इसके बाद मैंने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ dm2, dm2 की फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसको निकालने के एक और तरीका लिखा, इम्पल्स इक्वेशन। देखो, इम्पल्स से भी आंसर 3b आ गया। इम्पल्स कैसे आएगा, dm2 का फाइनल मोमेंटम dm2 इंटू v1 माइनस dm2 का इनिशियल मोमेंटम dm2 इंटू v। अब इसको यहाँ तक जाने दिया, और ये जो इम्पल्स है, इम्पल्स वो है इसके बराबर, और ये इसके बराबर क्यों है ये आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में इम्पल्स जो होगा वो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये जो मास है ना, ऊपर वाला जो मास है, इस पूरे मास पे जितना थ्रस्ट फोर्स इधर काम करेगा उतना ही इस पे काम करेगा आगे की ओर। तो इस पे जो काम करेगा वो कितना होगा, इट शुड बी m2, और इसकी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज दैट इज dv/dt। क्या यही इसके ऊपर एक तरह से फोर्स है, और जितना इसके ऊपर ये फोर्स आएगा बेसिकली उतना ही इस dm2 भी फोर्स आना चाहिए। अब ये जो फोर्स है वो किसके बराबर है, दैट इज m2 इंटू dv/dt, और dv/dt हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो इसके बराबर था dv/dt 2 न्यू v अपान m2, 2 न्यू v अपान m2, 2 न्यू v अपान m2। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या इसके ऊपर जो फोर्स काम किया उसकी वैल्यू इसके बराबर है 2 न्यू v। तो क्या इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा ड्यूरिंग डिटैच वो इसके बराबर होगा, यस। यही चीज मैंने यहाँ लिखी, 2 न्यू v dt, 2 न्यू v dt इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम ऑफ dm2। अब देखो यहाँ से dt को इसके नीचे भेज दिया, तो dm2/dt अगेन न्यू बनेगा इंटू v1 माइनस dm2/dt अगेन न्यू इंटू v बनेगा। अब यहाँ से देखो 2v, ये भी इधर जाएगा 3b, v1 बराबर 3b, अगेन v बराबर क्या आ गया, 1 सेकेंड, v1 इक्वल्स टू 3b आ गया, और आना चाहिए था सेम रिजल्ट है थर्ड। तो चाहे मतलब क्लियर कर रहा है कि इम्पल्स तो होना ही चाहिए। अब रेडियल डायरेक्शन में एलएमसी की क्वेश्चन लिखने का अब कारण थोड़ा सा आता है, क्या कारण है। अब इसमें मैंने रेडियल डायरेक्शन एलएमसी क्वेश्चन क्यों लिखी, सबसे पहले माना कि एफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, नॉर्मली हम लोग मानते भी हैं कि ये नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, लेकिन विद इन dt इंटरवल ये नॉन इम्पल्सिव फोर्स बना, ये तब हम कह सकते हैं कि नॉन इम्पल्सिव है जब अंदर की ओर m2 के अंदर कोई इम्पल्स लगा हो, इम्पल्स बहुत तेज लगा हो, और वो उसको इतनी वेलोसिटी दे दे, मतलब कोई इम्पल्स लगा हो, तो वो जो फोर्स है वो इस कैपिटल एफ का जो फोर्स आ रहा है, फोर्स उससे कहीं गुना ज्यादा हो, तब बोलोगे कि हाँ उसके रिस्पेक्ट में उसी को हम कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग एक्सपल्सन, एफ नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आप मान लीजिए कि एफ नॉन इम्पल्सिव है, मान लीजिए, मुझे सॉल्व करने दीजिए, मैं बताऊंगा कि हाँ ऐसा क्यों है भाई, एकदम होगा ही होगा गारंटी के साथ। इसका एफ का नॉन इम्पल्सिव होना ही हमारे लिए जरूरी है, अभी बताता हूँ, घबराइए मत। बिकॉज एफ ग्रेविटेशनल इज नॉन इम्पल्सिव, लेट मान लिया अगर नॉन इम्पल्सिव है तो फिर इस डायरेक्शन का भी मोमेंटम कंजर्व होगा, तो इस डायरेक्शन में m2 की वेलोसिटी तो जीरो थी, लेकिन जैसे एक्सपल्सन हुआ इस m2 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में dr/dt आ जाएगी, क्योंकि r का रेट ऑफ चेंज रेडियल डायरेक्शन की वेलोसिटी कहलाएगी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी रेडियल डायरेक्शन की वो dr/dt हो जाएगी, जो कि बेसिकली dr/dt 2 न्यू r अपान m2 होगा, क्योंकि एक्चुअल में अभी तो लिखे थे dr अपान r dt बराबर 2 न्यू अपान m2, तो dr/dt क्या होगा 2 न्यू r अपान m2। तो इतनी वेलोसिटी इस m2 की मिल गई ऊपर की ओर, तो इस dm2 को भी नीचे वेलोसिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरे सिस्टम पे वाइड रेडियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जो फोर्स है सिस्टम पे वो सिर्फ एफ है, और अभी के लिए मैं एफ को नॉन इम्पल्सिव मान रहा हूँ, मानो ना, बताता हूँ ना। इसके बाद इस डायरेक्शन का मोमेंटम का क्वेश्चन लगाया, तो क्या लिखेंगे, नेट मोमेंटम बराबर m2 इंटू dr/dt, m2 इंटू ये वाला मोमेंटम, बेसिकली हमको ये लिखना चाहिए था m2 माइनस dm, m2 माइनस dm इंटू vr, तो m2 माइनस dm dm इंटू vr इज नथिंग बट dr/dt, और माइनस v2 dm2 जीरो। अब यहाँ से v2 की जो वैल्यू आएगी m2 माइनस dm। अब एक चीज़ और बताओ, क्या ये
डीएम को इस M2 के रिस्पेक्ट नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो भैया। M2 में डेरिवेटिव लगा रहे हो ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नेगलेक्ट कर सकते हो। ये बन गया इतना। अब इस टर्म्स को जाने दो आगे। यहाँ देखना, ये M2 है और ये DM2 है। M2 से M2 कैंसिल आउट हो गया, तो बन गया क्या, 2 न्यू आर अपॉन DM2। बट DM2 जो है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। DM2 डिफरेंशियल मास है, डिफरेंशियल मास है जो डीअटैच हो रहा है, उसका मास तो बहुत कम होगा कंपेयर टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये न्यू है ना, न्यू जिस रेट से डिक्रीज कर रहा है, न्यू एंड आर डिस्टेंस है, तो ये क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल। दैट मीन्स V2 अप्रोचेस इन्फिनिटी, V2 को इन्फिनिटी अप्रोच करना चाहिए। ओके अब अगर ऐसा हुआ V2 को इन्फिनिटी अप्रोच करना चाहिए, अभी आपके दिमाग में चल रहा है नॉन इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव, थोड़ा सा हिम्मत तो रखो, आएंगे वो भी समझाएंगे कि ऐसा क्यों होना चाहिए। What will happen actually with the M2 and DM2? M2 के साथ क्या घटना घटेगा? तो M2 के साथ ये घटेगा कि M2 जब M2 DM में कन्वर्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी V से dV घट जाएगी, ये वेलोसिटी घट गई, बट उसके साथ इस डायरेक्शन में एक और वेलोसिटी आ जाएगी जो कि 2 न्यू आर अपन M2 होगा, जो कि dr/dt है। इसका मतलब जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था, उस पर एक ऐसी वेलोसिटी आएगी बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी। तो फिर ये वाला एंगल क्या आएगा, यही एंगल इसको बेसिकली इस सर्कुलर पाथ से डेविएट करेगा। तो टेन अल्फा क्या लिखेंगे, दिस वेलोसिटी अपॉन दिस वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी इसके बराबर है, अपन आपने इसे डिवाइड कर दिया। V माइनस dV से डिवाइड करो या V से डिवाइड करो, अप्रॉक्सीमेट से, बिकॉज dV इज नेग्लिजिबल। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे दिखेगा ये 2V, ये V नहीं है, इट इज न्यू है, इट इज 2 न्यू आर अपन M2, 2 न्यू आर अपन M2 भी, तो ये नहीं कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा 2 आर अपन M2 इंस टू V अपन आर बनेगा आपका ओमेगा। ये इट इज न्यू। अब क्वेश्चन ये है कि जो न्यू है वो पर सेकेंड का चेंज है, और M2 ऊपर वाले स्टार का मास है, सैटेलाइट का, उसका मास तो बहुत ही ज़्यादा होगा, कम से कम उससे जो मास डिटैच हो रहा है उसके, अरे न्यू क्या है, स्मॉल क्वांटिटी कंपेयर टू M2। इतना बड़ा मास, उससे से जो मास का रेट निकल रहा है वो रेट तो बहुत कम होगा। दैट मीन्स ये पूरी पूरी जो क्वांटिटी है ना, ये बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल कह सकते हैं, बहुत ही कम होगी। अगर ये बहुत ही कम क्वांटिटी है तो क्या ये अपने पास से जब डिटैच होगा तो ये बहुत कम एंगल बनाते हुए ऐसे 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 धीरे 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 ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज करेगा, ग्रेजुअली ऐसे इंक्रीज करेगा। तो फिर ये जो M2 है वो ग्रेजुअली ऐसे इंक्रीज करते हुए ऊपर की ओर जाएगा। दिस इज द स्पाइरल मोशन, दिस इज द स्पाइरल मोशन, इसी को हम बोल रहे हैं स्पाइरल मोशन के लिए। अब आते हैं थोड़ा DM2 के मोशन पे। M2 का मोशन हमने देख लिया, M2 का मोशन देख लिया। अब जो मास डिटैच हुआ उसके मोशन की बात करते हैं। अगर मैं उसके मोशन की बात करूं, क्वेश्चन में ये कहा गया है, अब थोड़ा सा एक बात देखना, मैं आपको ये भी बात आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आयन पे चेक कर रहा, ये जो इंटरनेशनल ओलंपियाड में जो इक्वेशंस है वो एक बार देखना थोड़ा सही से। ये लाइन का मीनिंग क्या है देखना, कह रहा है कि M1 M2 d स्क्वायर ओमेगा कांस्टेंट आफ्टर द मास ट्रांसफर ओमेगा इतना, M1 बिकम्स M1 प्लस डेल M1, M2 बिकम्स M2 माइनस डेल M2। जब M1 M2 घटा उसी वक्त आपने M1 को बढ़ा दिया, अरे कुछ समय तो दे दो, ने समय ही नहीं दिया। दिस इज इंस्टेंटानियस ट्रांसफर, मतलब जैसे ही DM2 उससे बाहर निकलता है इमीडिएटली M1 में मिल जाता है DM2। तो मुझे बताओ अगर ऐसा है कि यहाँ पे M1 मास है, यहाँ पे DM2 मास है जो डी अटैच हुआ, और उसको और 20 की दूरी R है, उसको इंस्टेंटेनियसली इसमें मिल जाना है, ये तभी पॉसिबल है। और वो भी इस वाले पार्टिकल को इससे टकरा भी जाना है। तो इसका अगर हम थोड़ा बहुत साइज की कल्पना करें, साइज की कल्पना करें, तो ये DM2 इससे तभी टकराएगा जब ये एंगल बहुत ही कम होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्लास में पढ़ाया गया था कि ये यहाँ से चलेगा, तो बताओ इसके सेंटर और इसके बीच की मिनिमम दूरी बताओ, मैक्सिमम स्पीड बताओ। तो आप कहते हो कि यार ये इलिप्टिकल मोशन करेगा, इसके चारों तरफ इलिप्टिकल मोशन करेगा, तो टकराएगा कैसे मेरे भाई, बता दो ना जरा था। टकराएगा नहीं, अगर ये नहीं टकराएगा इससे तो फिर टकराएगा कब, क्या ये
बहुत बड़ा है क्या? अरे, दोनों को हम साइज में छोटा मान रहा है। तो ये जब यहां से निकलेगा, और एक और बात, अगर ये सेम वेलोसिटी से निकलता तब तो वो उसके चारों तरफ इतना दूरी पे तक घूम ही रहा था, ऐसे घूम ही रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो ये थीटा स्मॉल है, जो आपने लिखा tan थीटा बराबर दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो 3b अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इट इज 0। तो ये पूरी वैल्यू 0 अप्रोच करेगी। और एक और बात, ये स्पीड इन्फिनिटी लार्ज होना ही चाहिए, तभी तो आप बोलोगे कि जैसे dm2 डिटैच हुआ m1 में मिल गया, जैसे उसको बढ़ाया वैसे इससे मिला, बीच में सेपरेशन है। तो मुझे बताओ ना, ये जो वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या आपको इनफाइनाइट लार्ज नहीं लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा है तो वो इक्वेशन कैसे लिख दिया, m1 को बढ़ाया m2 को घटाया इमिडिएटली? ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वेलोसिटी dm2 की इन्फिनिटी लार्ज हो। और ये अगर वो रेडियल वेलोसिटी में ही इनफाइनाइट लार्ज हुआ, वो इधर नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये इससे टकरा जाएगा। तो अगर ये इनफाइनाइट लार्ज है तो इसका जो मोशन होगा, इसका मोशन एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस 3b, तो उसको हम एक फ्लैट एलिप्स जैसा बोल सकते हैं। होगा एलिप्टिकल बट फ्लैट एलिप्स, आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, कि ये निकलेगा इसी तरीके से ऐसे ही, बट ये इसमें ऐसे समा जाएगा ऐसे। बट ये सेपरेशन अप्रोक्सीमेट 0 होगा। और अब देखिए, एक चीज सबको समझ में आ गई। अब इसमें जो, अब एक बार आप बताओ कि नॉन इम्पल्सिव क्यों रहा, एफ क्यों नॉन इम्पल्सिव रहा? भाई अगर एफ नॉन इम्पल्सिव नहीं रहता तो एफ तो उसको सर्कुलर मोशन करवा रहा था। तो अगर मैं कहूँ कि एफ नॉन इम्पल्सिव नहीं है, अब ये नॉन इम्पल्सिव क्यों रहा, इसके पीछे का एक तो सिंपल सा कारण है, वो मैं भी बता सकता हूँ, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा आपको। एक्चुअली ये बताइए कि ये जो m2 मास है, m2 मास है, वो ऊपर की ओर क्यों गया? अब ये क्या कैपिटल एफ के वजह से गया क्या? नहीं, कैपिटल एफ तो नीचे की ओर काम कर रहा है भाई, कैपिटल एफ तो नीचे की ओर काम कर रहा है m2 पे, और dm2 निकला, dm2 भी नीचे की ओर काम कर रहा है कैपिटल एफ। तो मुझे ये बताइए कि इस m2 को ऊपर जाने के लिए कोई ना कोई तो फोर्स होना चाहिए जो उसको ऊपर की ओर खींचाओ। तो कुछ और नहीं, बेसिकली इसके बीच में लगने वाला क्या है, एक इम्पैक्ट डेवलप, अंदर ही कुछ ना कुछ एक्सप्लोजन हुआ होगा। ठीक है, m2 के अंदर कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी, मतलब m2 अपने अंदर ही कुछ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक्सप्लोजन कर रहा होगा, या कुछ तो कर रहा होगा जो इस m2 को ऊपर को थ्रस्ट मार रहा होगा, और उतना ही थ्रस्ट नीचे को मार रहा होगा, जिसके वजह से इसके पास ऊपर की ओर फाइनाइट वेलोसिटी आई। भाई उसके पास ऊपर की ओर वेलोसिटी आ रही है, देखिए, और ये वेलोसिटी आ रही है, अभी हमने लिखा था रेडियल वेलोसिटी इसकी इतनी आ रही है, दिस इज 2 ν r/m2 बराबर, इस m2 के पास ऊपर की वेलोसिटी आ रही है। मतलब m2 के पास ऊपर को जो फोर्स काम कर रहा है, इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव एफ डैश टी, उस फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं इसके मास को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 2 ν r मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में, इनिशियल मोमेंटम m2 का 0 वाई में, एंड ये अपान m2 ये आ रहा है। ये बेसिकली क्या है, सॉरी, बेसिकली यही फोर्स होना चाहिए। 1 सेकेंड, फोर्स इंपल्स निकाल लेते हैं, इसके ऊपर नेट इंपल्स कितना होना चाहिए m2 पे, रेडियल डायरेक्शन का होना चाहिए इसका फाइनल मोमेंटम m2 इंस टू दिस 2 ν r/m2 माइनस इसका इनिशियल मोमेंटम ऊपर की ओर रेडियल डायरेक्शन में 0, ये कैंसिल आउट हो गया, इतना बन गया। तो जो इसके ऊपर फोर्स आना चाहिए, फोर्स एफ डैश इसके ऊपर, क्या वो 2 ν r/dt आना चाहिए, dt इंटरवल के अंदर। तो ये वैल्यू 0 अप्रोच कर रही है, क्या एफ डैश से इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है? कर रहा है। इसका मतलब कि m2 से जब dm2 डिटैच हो रहा होगा तो बीच में एक इनफाइनाइट फोर्स आया होगा, जिसको ऊपर धक्का मारा होगा और इसको नीचे धक्का मारा होगा। एक इनफाइनाइट फोर्स आना चाहिए, वो इनफाइनाइट, ये कैपिटल एफ तो आपका नहीं है, ये कैपिटल एफ तो नहीं है, दैट दिस कैपिटल एफ इज नॉन इम्पल्सिव हियर। और ये जो बीच से dm2 डिटैच हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ उस m2 के अंदर कुछ स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इंटरनली एक्सप्लोजन टाइप हो रहा होगा, या इंटरनली कुछ थ्रस्ट लग रहा होगा जो उसको ऊपर को फेंक रहा होगा। और इसको ना आप दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हो, इसको बोल सकते हो, जो मुझे इस पूरे पिक्चर के थ्रू ऐसा लग रहा है, जैसे लग रहा है ना कि ये जो
M2 है ना, M1 के चारों तरफ ना इस तरीके से मोशन दिखा रहा है, बता रहा हूँ आपको। ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लियर अभी समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये M2 है, M1 है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब जब ये इसके तरफ, जब इसके अंदर कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है ना, तो ये एक शूटर की तरह से काम कर रहा है, गोली मार रहा है इसकी तरफ ना। DM2 को शूट कर रहा है ऐसे, DM2 को शूट कर रहा है, हल्के से एंगल पे शूट कर रहा है ऐसे, शूट कर रहा है और खुद ही दूर जा रहा है। तो जो शूट कर रहा है ना, एक तरह से वो थ्रस्ट दे रहा है इसके ऊपर, मुझे किधर जा रहा है। तो बेसिकली M2 के अंदर कुछ एक्सपल्सन हो रहा है, दैट इज रीजन कि DM2 इसके ऊपर आ रहा है, और वो इन्फाइनाइट स्पीड से आ रहा है, जिसकी वजह से आ रहा है इस पे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन आपके सामने जनरेट किया, ठीक है, उसके रीजन। फर्स्ट, व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय M2 मास? यस, इट मस्ट बी स्पाइरल। मैंने प्रूफ कर भी लिया था कि छोटा सा एंगल बना के घूम रहा था। व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय DM2 मास? यस, इट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन या फ्लैट एलिप्स, और वो इन्फाइनाइट वेलोसिटी के बेस से जा रहा है। और वो उससे ज़्यादा बेटर आपको बल मिल गया था, फोर्स मिल गया था बोलने के लिए कि डीअटैच होना और तुरंत जाके लगना, ये भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि यार इन्फाइनाइट वेलोसिटी होगी तभी तो इमीडिएट लगेगा, और वो मैथमेटिकल इक्वेशन में बताने की कोशिश कर रहा है। इफ M2 डिक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली, यस, यही है बेसिकली रीजन इसका भी। LMC, यस, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस। व्हाट इज द कॉज ऑफ DM2 डिटैचमेंट? द सम एक्सप्लोजन। ओके, तो आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स आई थिंक मिल गए होंगे, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट कर दो कि क्या स्पायरल होगा? यस, रीजन और स्पायरल होगा, और वो भी ऑलमोस्ट हर वक्त ये सर्कल मोशन ही, ऑलमोस्ट सर्कल पे होगा, और रेडियस हल्का हल्का बढ़ रहा होगा। और क्यों? क्योंकि एंगल अल्फा बहुत कम आ रहा था। पाथ ऑफ M2 इज, यस, और इधर, मतलब इसको फ्लैट एलिप्स बोलो, बेटर वर्ड है, या इसको आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बोलो, बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट वेलोसिटी। ये जो कह रहा है यस ऐसा होना चाहिए, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट वेलोसिटी, तभी जाके पॉसिबल है। LMC वैलिड, यस वैलिड है, क्योंकि अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है, तो जो एक्सप्लोजन के अंदर के जो फोर्स आ रहा है वही डोमिनेटिंग है, वो इनफाइनाइट फोर्स जैसा आ रहा है, इसलिए सिस्टम का LMC हर डायरेक्शन में कंजर्व है। इस नॉन इम्पल्सिव, यस, फोर्स नॉन इम्पल्सिव है, क्योंकि ये नेगलेक्ट कर देंगे उस समय पे जिस वक्त DM मास बाहर निकल रहा है। तो DM मास के मोशन में और उसके मास के मोशन में जो रेडियल डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, उसके लिए हम F को नेगलेक्ट कर देंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ DM2 डी अटैचमेंट? एक्सप्लोजन इज द मेन रीजन, ठीक है। थैंक यू।